रात का समय था। रवि और मोहन, दो जिगरी दोस्त, एक जरूरी काम से शांतिपुर गांव की ओर जा रहे थे। घने जंगल के बीच चलते चलते मोहन थक गया। रवि, अब और नहीं चला जाता। मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। चलो, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे सुस्ता लेते हैं। रवि ने चारों ओर देखा। नहीं यार, ये जंगल का इलाका है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अरे, शांतिपुर गांव जंगल के बीच ही तो बसा है। वैसे भी शाम हो गई है, थोड़ा आराम कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मोहन की जिद पर रवि मान गया और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज उनके कानों में पड़ी। रवि भाई, तुमने कुछ सुना? इस जंगल में कौन बच्चा रो रहा है? मोहन के चेहरे पर डर आ गया। आवाज तो मुझे भी आ रही है, चलो देखते हैं। दोनों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उनकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था। वे उसके पास गए। अरे, बच्चा तो यहाँ अकेला है, आसपास कोई नहीं दिख रहा। रवि ने बच्चे को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मोहन, यहाँ से भागो, ये कोई इंसान का बच्चा नहीं है। क्या हुआ रवि? तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों हो गया? ये कागज का बच्चा है मोहन, ध्यान से देखो। मोहन ने गौर से देखा। तुम सही कह रहे हो रवि भाई, यहाँ से भागो। दोनों डरकर वहां से भाग निकले। उसी शांतिपुर गांव में कमला नाम की एक सुंदर और मेहनती औरत अपनी 5 साल की बेटी चांदनी और पति रमेश के साथ रहती थी। रमेश बहुत गरीब था। एक दोपहर रमेश घर में उदास बैठा था। कमला ने उससे पूछा, जी क्या हुआ, इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं, सरपंच से कई दिनों से अपनी मजदूरी मांग रहा हूं, पर वह देते ही नहीं। आपने उनसे कहा नहीं कि घर का राशन खत्म हो रहा है? कहने का क्या फायदा, अगर वह समय पर पैसे दे सकते तो काम करने का क्या लाभ। अरे रमेश, यहाँ कैसे? सरपंच जी, आपने मुझे 6 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी। घर में राशन भी नहीं है। मेरी पत्नी और बेटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैं क्या करूं? क्या तूने मुझसे पूछकर बच्ची पैदा की थी? सरपंच जी, मैं बस अपने पैसे मांग रहा हूँ, मुझसे बदतमीजी से बात मत कीजिए। सरपंच को गुस्सा आ गया। तुम जैसे नौकरों को ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। तभी एक दूसरा आदमी बोला, सरपंच, अगर यह मेरा नौकर होता तो मैं इसे लात घूंसों से ऐसा सबक सिखाता कि यह फिर कभी जुबान लड़ाने के काबिल नहीं रहता। फिर इस नेक काम में मैं क्यों देरी करूं? ये कहते हुए सरपंच ने रमेश को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जा, नहीं देता तेरे पैसे। जिससे शिकायत करनी है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। रमेश रोते हुए घर लौटा और सारी बात कमला को बताई। चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो, घर का राशन खत्म हो रहा है। आज तो चांदनी के दूध के भी पैसे नहीं बचे। आप परेशान मत होइए, मैं पड़ोस में अपनी दोस्त सीमा से कुछ पैसे उधार मांग लेती हूँ। बस आप हिम्मत मत हारिए। रमेश कमला की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद कमला सीमा के घर गई। आओ कमला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मुझे यह कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। असल में मेरे पति को काम नहीं मिल रहा, बाजार में मंदी चल रही है। ये तो सही बात है, हर जगह बुरा हाल है। सीमा ने कुछ पैसे कमला को दिए। मैं ये पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगी। अरे, जब मन करे तब लौटा देना, लेकिन ये कब तक चलेगा? मैं कुछ समझी नहीं। देख कमला, जमाना बदल गया है। मेरे पति भी काम करते हैं और मैं भी। क्यों ना तुम भी अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दो, घर में कुछ पैसे आएंगे तो अच्छा होगा। तुम सही कह रही हो सीमा, मेरा भी मन करता है, पर मुझे कोई काम नहीं आता। उसकी चिंता मत करो, मैं कागज के बहुत अच्छे खिलौने बनाती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। जिस तरह मैं बाजार में ठेला लगाकर बेचती हूँ, तुम भी बेचना। 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। कमला को सीमा की बात बहुत पसंद आई। अगले दिन से वह सीमा के साथ कागज के खिलौने बनाना सीखने लगी। कुछ ही दिनों में कमला इस काम में बहुत माहिर हो गई। अरे वाह कमला, तुम तो मुझसे भी अच्छे खिलौने बनाने लगी हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा।
नहीं सीमा, आपसे अच्छे तो मैं कभी नहीं बना सकती। आखिर आप मेरी गुरु हैं। ठीक है कमला, तुम पहली परीक्षा में तो पास हो गई, बल्कि यूं कहो कि फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हो। अब तुम्हारी दूसरी और आखिरी परीक्षा होनी है। अब मुझे कौन सी परीक्षा देनी है? कल तुम मेरे साथ बाजार में खिलौने बेचोगी। देखते हैं किसके खिलौने ज्यादा बिकते हैं। अगले दिन कमला और सीमा ने बाजार में 2 अलग-अलग ठेले लगाकर खिलौने बेचना शुरू किया। कुछ ही देर में कमला के सारे खिलौने बिक गए। अरे वाह कमला, मेरे ठेले पर तो अभी भी कुछ खिलौने बचे हैं, लेकिन तुम्हारे तो सारे बिक गए। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? भगवान हर किसी को अपना नसीब देते हैं। उस दिन के बाद कमला हर रोज सुबह बाजार में कागज के खिलौने बेचने जाती। शाम तक उसके सारे खिलौने बिक जाते। कमला के दिन अब बदलने लगे थे। मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, जो मुझे इस जन्म में तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। ऐसी बातें क्यों करते हैं? जब पति मुश्किल समय में पत्नी का साथ देता है, तो क्या पत्नी उसका साथ नहीं दे सकती? मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मुझे रामदीन के खेतों में काम मिल गया है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। हम अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला पाएंगे। कमला की बात सुनकर रमेश मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। एक दिन कमला और सीमा बाजार में ठेला लगाकर खिलौने बेच रही थीं कि तभी सरपंच कुछ लोगों के साथ वहाँ आ गया। कैसी हो कमला? देख रहा हूँ आजकल तुम्हारे खिलौने बहुत बिक रहे हैं। तुम्हारे कपड़े भी बता रहे हैं कि तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है। ये सब भगवान की कृपा है सरपंच जी। आप यहाँ कैसे? बात यह है कमला कि हमारा गांव 2 नदियों के बीच में है। बारिश शुरू होने वाली है और मुझे खबर मिली है कि इस बार हमारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गांव वालों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं गांव वालों से चंदा इकट्ठा कर रहा हूं। तुमसे भी मैं चंदा लेने आया हूं। कमला ने उस दिन की अपनी सारी कमाई सरपंच की गुल्लक में डाल दी। उसकी दोस्त सीमा ने भी चंदा दिया। कमला, मैं सारे गांव वालों से चंदा लेकर उनके लिए शहर से अच्छे कंबल और खाने पीने की चीजें लेकर आऊंगा। सरपंच जी, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। वैसे भी आप मेरे पति की 6 महीने की तनख्वाह रोक कर बैठे हैं। देखते हैं आप गांव वालों की कितनी मदद करते हैं। अरे, तुम अभी तक अपने पति की मार को दिल पर लगाए बैठी हो, पर वह मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था। इतना कहकर सरपंच वहां से चला गया। दिन बीतते गए, लेकिन कमला ने देखा कि सरपंच शहर से कुछ भी लेकर नहीं आया। एक दिन सरपंच अपने मुनीम सुरेश से बात कर रहा था। कमला अपने पति रमेश के साथ काम से जा रही थी। कमला ने सरपंच को देखा और उससे बोली, सरपंच जी, 1 महीना पहले आप गांव वालों से चंदा लेकर गए थे। आपने कहा था कि गांव में भयंकर बाढ़ आने वाली है, पर मुझे तो अभी तक कोई तैयारी नहीं दिख रही। कमला की बात सुनकर सरपंच बुरी तरह से चिढ़ गया। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुमने 10-20 लाख रुपए चंदे में दिए हो। अरे, 100-50 रुपए चंदे में डालकर खुद को क्या समझ रही हो? सरपंच जी, आपको मेरी पत्नी का इस तरह से अपमान करने का कोई हक नहीं। चुप रह रमेश, पिछली बार की मार भूल गया क्या? गांव में तेरी पत्नी के अलावा न जाने कितने लोगों ने मुझे चंदा दिया है। उन्होंने तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। यहाँ से चला जा, वरना फिर से मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा। रमेश अपनी पत्नी के साथ वहां से चला गया। देख रहे हैं सरपंच जी, इस रमेश की पत्नी के कागज के खिलौने क्या बिकने लगे। ये तो अपने आप को आपसे भी बड़ा समझने लगा है। तुम सही कह रहे हो। जब तक मैं इन दोनों पति पत्नी को गांव से बाहर नहीं निकलवा देता, मुझे चैन नहीं आएगा। क्या सच में गांव में बाढ़ आने वाली है? अरे, कोई बाढ़ नहीं आने वाली है। ये न्यूज वाले तो वैसे भी हर साल यही खबर चलाते हैं कि बाढ़ आने वाली है, गांव डूबने वाला है, और मैं इसी खबर का फायदा उठाकर गांव से अच्छा खासा चंदा वसूल लेता हूँ। हर साल की तरह इस बार भी कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद सरपंच ने कमला और रमेश के खिलाफ गांव में लोगों के कान भरने शुरू कर दिए। गांव वाले सरपंच की बातों में आकर उन्हें अपना दुश्मन समझने लगे। सबने कमला के खिलौने खरीदना बंद कर दिया। थक हार कर रमेश और कमला ने अपने घर पर ताला लगाया और दूसरे गांव की ओर चल दिए। एक जंगल में बैठकर कमला आंसू बहाने लगी। यह सब मेरे सच बोलने का नतीजा है। दिल छोटा मत करो कमला, तुमने तो सच बोला है और सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। वह सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और बोतल में सिर्फ चांदनी का आधा गिलास दूध बचा है। कमला ने इतना कहा ही था कि तभी एक बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में टकराई।
कमला ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सा बच्चा रो रहा है। किसका बच्चा है? पता नहीं, पर मुझे तो ये बहुत भूखा लग रहा है। कमला ने अपनी बोतल देखी। मेरे पास भी सिर्फ आधी बोतल दूध है। अगर मैं इसे पिला दूंगी तो हमारी चांदनी भूखी रह जाएगी। चिंता मत करो कमला, यह बच्चा कई दिनों का भूखा मालूम पड़ता है। पहले इसे दूध पिला दो। कमला ने उस बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया। जैसे ही बच्चे ने दूध पिया, अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उसका आकार बड़ा होने लगा और वह एक सुंदर नवयुवक में बदल गया। तुम कौन हो? मैं एक जादुई कागजी पुरुष हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पास सिर्फ आधी दूध की बोतल थी और तुमने अपने बच्चे को न पिलाकर वह मुझे पिला दी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अब से जो भी कागज के खिलौने बनाओगी उनमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ। तुम्हारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आने वाला है। कल तुम्हारे गांव में तबाही ही तबाही मच जाएगी। इतना कहकर वह सुंदर पुरुष वहां से गायब हो गया। हम नहीं जा सकते, हमारा गांव मुसीबत में है। तुम सही कहते हो रमेश, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी उस सरपंच ने हमारे खिलाफ गांव वालों के कान भरे हैं, वरना गांव वाले बुरे नहीं हैं। कमला और रमेश दोबारा अपने गांव वापस आ गए। कमला ने अगली सुबह की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक बहुत सुंदर कागज की नाव बनाई। उसने उस नाव में अलग अलग तरह के बहुत सुंदर घर बनाए। देखते ही देखते उसकी कागज की सुंदर बड़ी नाव एक विशाल नाव में बदल गई। कमला अपने परिवार को लेकर उस नाव में चली गई। अरे कमला, यह तो लग ही नहीं रही कि यह कागज की है। इसकी दीवारें तो पत्थर से भी मजबूत मालूम पड़ रही हैं। उसने सही कहा था, इसके अंदर जादुई शक्तियां आ गई हैं। अगले दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे गांव को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। गांव वालों में हाहाकार मच गया। कमला की नाव बाढ़ के पानी में तैरने लगी। कमला ने देखा कि उसकी दोस्त सीमा पानी में डूब रही है। कमला ने तुरंत नाव को वहां जाने का आदेश दिया। सीमा, कागज की नाव पर आ जाओ। यह कैसा चमत्कार है? वह सब बातें बाद में करेंगे, पहले अपने परिवार को लेकर ऊपर आ जाओ। तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। सीमा अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गई। उसने गांव के सभी लोगों को कमला की नाव पर चढ़ा लिया, सिवाय सरपंच के परिवार को छोड़कर। सरपंच दौड़ता हुआ आया। मुझे भी नाव में ले लो कमला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला का दिल पिघल गया। सरपंच जी, आइए, अपने परिवार को लेकर नाव पर आ जाइए। सरपंच अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया और उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। सरपंच जी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। पता नहीं कौन कब किसके काम आ जाए। कमला, बाढ़ बहुत ज्यादा भयंकर है। हमारे गांव के अलावा और भी गांव बाढ़ की चपेट में आ गए होंगे। हमें उन सब की मदद करनी चाहिए। कमला को सीमा की बात पसंद आ गई। कमला अपनी जादुई नाव को लेकर दूसरे गांवों में गई और वहां भी सबकी मदद करने लगी। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया, तब कमला ने अपनी कागज की नाव में कागज का खाना बनाना शुरू किया। जैसे ही कमला कागज का खाना बनाती, वह असली खाना बन जाता। अरे वाह कमला, ये कैसे हुआ? कागज का खाना असली कैसे बन जा रहा है? तुम्हें याद नहीं उस जादुई पुरुष ने हमसे क्या कहा था? तुम कोई भी कागज का खिलौना बनाओगी तो उसमें जादुई शक्तियां आ जाएंगी। मुझे विश्वास था कि अगर मैं कागज का खाना बनाना शुरू करूंगी तो वह असली खाना बन जाएगा। यह भगवान ने हमारी मदद की है। देखो ना, इस तरह से कितने लोग भूखे मरने से बच जाएंगे। इस तरह से गांव में सभी लोग भूखे मरने से बच गए। कुछ महीनों बाद सब कुछ ठीक हो गया।